मित्रों, वैसे तो ये युवाओं का मंच है और हम गैर युवाओं ने इस पर कब्जा कर लिया। हमने तो कर ही लिया थोड़ी देर की, लेकिन दरअसल युवा आयु नहीं होती, सोचने का ढंग होता है। अगर आप नए ढंग से सोचते हैं तो आप युवा हैं, और अगर आप जैसे बाकी सब सोचते हैं वैसे ही सोचते हैं तो आप युवा नहीं हैं। सच मानिए, अगर आप 18 वर्ष के हैं तब भी। तो उस दृष्टि से मेरा यहाँ होना बहुत गलत नहीं, और ना श्रीकांत जी का होना गलत है, क्योंकि श्रीकांत जी भी अपने समय में हमेशा नए ढंग से सोचते थे। पहले मैं आपको एक उनकी बाद की कविताओं की आजकल बहुत चर्चा होती है। मगध संग्रह में थी श्रीकांत जी की कविता। श्रीकांत जी, पहली बात तो ये है कि श्रीकांत जी निराला के बाद हिंदी के सबसे बड़े कवि, उनके आसपास भी नहीं कोई दूसरा कवि। वो पूरे वक्त उनको हिंदी आलोचना ने दरकिनार किया, क्योंकि लंबे समय तक हिंदी आलोचना एक किस्म के विचारधारा की दृष्टि से की जाती थी और श्रीकांत जी उस विचारधारा की नहीं है। और ये दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे देश के लिए, हमारी संस्कृति के लिए, कि यहाँ सृजनशीलता का आकलन किसी व्यक्ति के, लेखक की विचारधारा से हो, और श्रीकांत जी उसके बड़े भारी शिकार रहे। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे समय बीतता जाता है, हम देख रहे हैं कि उनकी कविता उससे बहुत अधिक पाठकों को झकझोरने में सफल हो रही है, जितनी वो अपने समय में होती थी, उस समय होती थी पहले। और बड़ी कविता का लक्षण ये होता है कि वो पुरानी नहीं पड़ती। कोई भी कलाकृति, जो श्रेष्ठ कलाकृति होती है, वो पुरानी नहीं पड़ती, उसको आप बार बार पढ़ सकते हैं। वो कभी भी किसी एक अर्थ में निश्शेष नहीं हो जाती। आप ये नहीं कह सकते कि इस कविता का ये अर्थ है, इस अर्थ को मैंने समझ लिया, अब बात खत्म हो गई। जो बड़ी कविताएं होती हैं, जैसा कि श्रीकांत जी की हैं, उन कविताओं का ये लक्षण होता है कि आप उन्हें जितनी बार पढ़ते हैं उतनी बार उनमें से आपको नए अनुभव, आपको उस रास्ते नए अनुभव, नए अर्थों का नए अर्थ अनुभव होते हैं उन कविताओं को पढ़ के। इसका अर्थ ही ये है कि इस कलाकृति को, इस कविता को लिखा इस तरह गया है कि ये सारे समयों के लिए प्रासंगिक बनी रहे, आपके साथ रहे। तो मैं पहले आपको एक कविता पढ़ के सुनाता हूँ उनकी, और जो उनकी शुरुआती कविता है, आप पहले ये कविता सुनिए, फिर इससे जुड़ी एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताऊंगा। और ये उनका पहला संग्रह था जिसका नाम था माया दर्पण। और ये याद रखिए कि ये 60 का समय, ये दूसरा संग्रह, 60 का दशक चल रहा है, जब युवा कवियों को प्रकाशित कर सकें ऐसे प्रकाशक बहुत मुश्किल से मिलते थे। उस वक्त श्रीकांत जी की ये किताब आई थी, और इस किताब के छपते ही हिंदी के बहुत सारे हलकों में कुछ उद्वेलन हो गया। कुछ लोग इसमें लग गए कि अब इस कवि को ढका कैसे जाए, और कुछ इसमें लग गए कि इसको उजागर कैसे किया जाए। तो सारे जो बड़े कवि या बड़े दृष्टिवाद संपन्न लोग होते हैं, उनके विषय में हमेशा आपको कॉन्फ्लिक्टिंग दृष्टियां मिलेंगी। महात्मा गांधी इसलिए बहुत बड़े व्यक्ति हैं कि आज भी उनसे अथाह प्रेम करने वालों की भी संख्या बहुत बड़ी है, और अकूत घृणा करने वालों की। यही उनकी महानता का लक्षण है।
जो एक मझोले किस्म का राजनेता होता है, जैसे हमारे समय में सारे हैं, उनके विषय में लोगों की धारणा कमोबेश एक सी होती है। जैसे हम लोगों की अभी है, हमारे समय के ज़्यादातर बड़े राजनेता अज्ञानी है, जिसमें कोई ऐसी बात मैं नहीं कह रहा हूँ जो आपको बड़ी क्रांतिकारी जान पड़े। गांधी जी के विषय में उनके समय में भी लोग उनसे बहस बहुत करते थे, उनके विरुद्ध भी बहुत लोग थे और उनके प्रशंसक और उनको मानने वाले उनके अनुयायी बहुत थे। ये उनके बड़े होने का था। श्रीकांत जी का था, जब किताब छपी तो उसके विरोध में भी ढेरों समीक्षाएं छपी और इसको सेलिब्रेट करने वाली भी समीक्षाओं की संख्या कम नहीं थी। उसकी पहली जिस नाम से संग्रह का जिस कविता के नाम से जिस संग्रह का नाम रखा गया, वो कविता मैं आपको पढ़ के सुना। माया दर्पण। देर से उठकर छत पर सर धोती खड़ी हुई है, देखते ही देखते बड़ी हुई है, देखते ही देखते बड़ी हुई है मेरी प्रतिभा। लड़ते झगड़ते मैं आ पहुंचा, उखड़ते उखड़ते भी मैंने रोक ही दिए पैर। मुझे लेना था, पता नहीं कब क्या लिया था, क्या देना था। अपना एकमात्र इस्तेमाल यही किया था, एक सुई की तरह अपने को अपने परिवार से निकालकर तुम्हारे जीवन को सिया था। दोनों हाथों से संभाल अपने होठों से छुलाकर, बहते हुए पानी में झुलाकर अपने पांव, मैं अनुभव कर रहा हूं सब कुछ बस छू कर चला जाता है, छला जाता है। आकाश भी सूर्य से जो दूसरे दिन आता नहीं है, कोई और सूर्य भेज देता है। विजेता है कौन और किसकी पराजय है? सारा संसार अपने कामों में फंसाए अपनी अंगुलियां उधेड़-बुन करता है। डरता है मुझसे मेरा पड़ोसी, मैं अपनी करतूतों का दरोगा हूं, नहीं एक रोज नामचा हूं। मुझमें मेरे अपराध हूबहू कविताओं से दर्ज हैं, मर्ज हैं जितने उनसे ज्यादा इलाज हैं। मेरे पास कुछ कुत्ता दिनों की छायाएं और बिल्ली रातों की अंदाज हैं। मैं इन दिनों और रातों का क्या करूं? मैं अपने दिनों और रातों का क्या करूं? मेरे लिए तुमसे भी बड़ा यह सवाल है, यह एक चाल है। मैं हर एक के साथ शतरंज खेल रहा हूं, मैं अपने ऊल जरूल एकांत में सारी पृथ्वी को बेल रहा हूं। मैं हर एक नदी के साथ सो रहा हूं, हर एक पहाड़ धो रहा हूं। मैं सुखी हो रहा हूं, मैं दुखी हो रहा हूं, मैं सुखी दुखी होकर दुखी सुखी हो रहा हूं। मैं न जाने किस कंदरा में जाकर चिल्लाता हूं, मैं हो रहा हूं, मैं हो रहा हूं। अनुभूति नहीं आती, लपलपाती मेरे पीछे चली आ रही है, चली आए। मुझे अभी कई लड़कियों से करना है प्रेम, मुझे अभी कई कुंडों में करना है स्नान, अभी कई तहखानों की करनी है सैर। मेरा शरीर, मेरा सारा शरीर सूख चुका है मगर साबुत है पैर। मैं अपना अधिकार, अपना सारा अंधकार गंदे कपड़ों की एक गठरी की तरह फेंक सकता हूँ। मैं अपनी मार खाई हुई पीठ सेंक सकता हूँ। बेटियां और बहुएं सूप में आयु के दाने बीन रही हैं। सारे संसार की सभ्यताएं दिन गिन रही हैं। क्या मैं भी दिन गिनूं? अपने निरानंद में रैंक और भाग और लीद रहे गधे से मैं पूछ कर आगे बढ़ जाता हूँ। खबरदार, मुझे कभी मत कहो, मैं बकता नहीं हूँ कविताएं, इजाद करता हूँ गाली, फिर उसे बकता हूँ। मैं कविताएं बकता नहीं, मैं थकता नहीं कोसते सर्दी में अपनी संतान को, केवल अपनी हिम्मत की रजाई में लपेटकर पोसते गरीबों के मोहल्ले से निकलकर मैं एक बंद नगर के दरवाजे पर खड़ा हूँ। मैं कई साल से पता नहीं अपनी या किसकी शर्म में गड़ा हूँ। मुझमें तुमने मेरी शर्म नहीं देखी। मैं माफ कर सकता हूँ महिलाओं को, मैं जानता हूँ सारी दुनिया के बन बिलावों को, हमेशा से जो बैठे हैं ताक में। काफी दिनों से मैं अनुभव करता हूँ तकलीफ अपनी नाक में। मुझे पैदा होना था अमीर घराने में। अमीर घराने में पैदा होने की आकांक्षा साथ साथ बड़ी होती है। हर एक मोड़ पर प्रेमिका की तरह मृत्यु खड़ी होती है।
शरीरांत से पहले सब कुछ निचोड़ कर उसको दे जाऊंगा, जो भी मुझे मिलेगा। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि किसी के न होने से कुछ नहीं होता, मेरे न होने से कुछ भी नहीं हिलेगा। मेरे पास कुर्सी भी नहीं जो खाली हो। वकील, मनुष्य वकील हो, नेता हो, संत हो, मवाली हो, किसी के न होने से कुछ नहीं होता। नाटक की समाप्ति पर आंसू मत बहाओ, रेल की गाड़ी खिड़की से हाथ मत हिलाओ। ये कविता जब श्रीकांत जी की किताब में छपी, पहले पत्रिका में छपी, तो उनकी माँ इतना घबरा गई इस कविता को पढ़ के कि वो अगले दिन दिल्ली पहुंच गई बिलासपुर से, क्योंकि इसमें जो टूटन दिख रही है, जो टूटा हुआ मानस है, जो पूरी टूट फूट आपको नजर आ रही है, वो आधुनिक मनुष्य की टूट फूट है। जो गांवों से, कस्बों से लोग बड़े नगरों की तरफ भागते हैं। आपके अगर मित्र आदि हो बंबई, दिल्ली, कलकत्ते में, बैंगलोर में, तो आप उनसे पूछिए कि ना घर है वहाँ, ना घाट है, ना वो गालिब का है ना, दैर नहीं, हरम नहीं, दर नहीं, आस्था नहीं, बैठे हैं रह गुजर पे, कोई हमें उठाए क्यों। तो आप पूरी जो महानगरों में, शहरों से जो लोग भागे थे, छोटी नगर गांव से जो भागे थे इन शहरों में, उनमें जो आधुनिकता का तांडव उन्होंने देखा और जो टूट को उन्होंने महसूस किया, जिस टूटन को अपने भीतर, उस टूटन को श्रीकांत जी ने अपने जीवन में जिया। श्रीकांत हिंदी के उन बिल्कुल बिरले कवियों में जिन्होंने आधुनिकता को बिना किसी उम्मीद के जीने की कोशिश की। वैसे भी आधुनिकता में जितनी उम्मीदें दिलाई जाती सब झूठी होती। एक बड़ी उम्मीद 20वीं शताब्दी में चली, जिसको हम कम्युनिस्ट सिस्टम कहते हैं, आज वो चीन में उसका परिणत हो गई। दुनिया की सबसे अधिक तानाशाही पूर्ण सभ्यता देश जो है वो चीन बना हुआ है, जहां नागरिकों के पास खाने पीने और परिवार बढ़ाने के अलावा कोई काम, संस्कृति खत्म हो गई। हम भी बड़े उत्साह से उसी तरफ जा रहे हैं। हम ये भूल गए हैं, आधुनिकता ने टेक्नोलॉजी की ताबड़तोड़ स्वीकार में यह भूल गई है आधुनिकता कि सारे मानवीय मूल्य संस्कृति में पैदा होते हैं, कविताओं में पैदा होते हैं, कहानियों में, नाटकों में, चित्रों में, इनमें पैदा होते हैं सारे मानवीय मूल्य। एक फ्रांसीसी कवि है, उसका नाम है, मैं आपको थोड़ी देर में बता दूंगा, बहुत बड़ा कवि है वहाँ का। उसने एक जगह लिखा था कि अगर कविता ने प्रेम का आविष्कार न किया होता तो मनुष्य प्रेम न कर रहा। तो कविता ऐसे मूल्यों को, और ये अतिशोक्ति है, जाहिर है, इतना तो मैं भी और आप भी समझते होंगे, आपने कौन अतिशोक्तियां न की हो। जब आप शाम को अपनी माँ से या पिता से बोलते हो हमारा सिर फटा जा रहा है, जाहिर है आपका सिर नहीं फट रहा है। ये एक कहने का ढंग है, इसको भाषा में लक्षणा और व्यंजना नाम से जाना, अतिशयोक्ति अलंकार का नाम। तो आधुनिक मनुष्य की जो टूटन है, कैसे टूटन हुई? पहले आधुनिकता ने, आधुनिक जब समय शुरू हुआ यूरोप में, हमने तो यूरोप की नकल में किया है, बल्कि हम पे आरोपित की गई है आधुनिकता, अंग्रेज लेके आए। पहले समाज तोड़े गए, फिर समुदाय तोड़े गए, फिर परिवार तोड़े गए। आज और उसी का एक अधेरा परिणाम ये है कि आज का मनुष्य बेहद अकेला है। उसके पास साथ के लिए बहुत कम बाकी है। उसके पास सानिध्य जो है वो बिना किसी स्वार्थ का सानिध्य मिलना उसको मुश्किल हो गया। दूसरा जो उसका उजला पक्ष है, और वो बड़ा छोटा सा है, कि आधुनिकता में मनुष्य के अकेले होने पर ही उपन्यास का जन्म हुआ। उपन्यास अकेले आदमी का महाकाव्य कहा जाता है।
जब तक आदमी समुदायों में रहता था महाकाव्य लिखे जाते थे। रामायण या महाभारत जो है वो रघुवंशियों के बारे में है, सूर्यवंशियों के बारे में है, और उसके जो नायक नायिका आदि हैं वो अपने वंशों के उदाहरण हैं। रघुकुल नीत लिखा है उसमें, रघुकुल के सदस्य के रूप में राम की परिकल्पना है। लेकिन सॉल्बेलो के उपन्यासों का जो चरित्र है, या जो निर्मल वर्मा के उपन्यासों का, और या श्रीकांत जी के उपन्यास का दूसरी बार उनका उपन्यास का जो चरित्र है वो अकेला है। वो अपनी को किसी भी समुदाय के सदस्य के रूप में परिभाषित नहीं कर सकता। आप ये जरूर कहेंगे कि भाई आज का हमारे समय तो सारा समुदायों का ही झगड़े का चल रहा है। ये कृत्रिम सेंस ऑफ बिलोंगिंग। ना तो आज जो लोग अपने को उदाहरण के लिए हिंदू नाम से कह रहे हैं उनको कुछ उसकी दार्शनिक और आध्यात्मिक परंपराओं की कोई तमीज है, ना जो नहीं कह रहे हैं उनको। ये आज बिल्कुल अवसरवादी आइडेंटिफिकेशन तादाद में बना हुआ है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आप थोड़ी देर पूछिए, आप हमारे अन्य लोग जो कुंभ स्नान किए हैं, और जरूर अच्छा किया उनको, अगर उनको ठीक लगता है तो, लेकिन उनसे पूछे कि क्यों करना, इसके पीछे का पौराणिक संस्कृति या उसका अभिप्राय क्या है। आपको बहुत निराशा है। दूसरा आधुनिकता का लक्षण है विस्मृति, और वो अपने चरम पे भारत में है कि अतीत के आलोक में कुछ कर्म करने के स्थान पर यूं ही कर्म करने, कर्म की कोई व्यापक सार्थकता हो ऐसी कोई बात न बचे। इसके भी श्रीकांत जी की कविता बहुत ऊंचा उदाहरण। दूसरे शब्दों में, तीसरा आधुनिक संस्कृति का तीसरा बड़ा लक्षण है कि इसके मर्म में तनाव है। हर व्यक्ति, पूरा जीवन, आधुनिक जीवन तनावपूर्ण जीवन है, और श्रीकांत जी की कविता जो कि आपने अभी सुनी, उसके मर्म में तनाव है। वो उस तनाव को व्यक्त करती हैं जो हम सब जी रहे हैं। श्रीकांत जी की कविता यथार्थ का वैसा मूर्खतापूर्ण नकल नहीं करती जैसे अन्यान्य कविताएं या उपन्यास किया करती। वो उस यथार्थ के मर्म को पकड़ के एक नई सृष्टि की रचना करती, जो कि किसी भी बड़ी रचना का गुण, सृजन वहीं से होता है। और श्रीकांत जी की रचना, उनकी कविताओं और कहानियों की जो बहुत बड़ा गुण है, ये बेघर आदमी की रचना है। ये ऐसे व्यक्ति की रचनाएं हैं जिसका कोई घर नहीं। घर कितनी तरह के होते हैं? एक तो घर E147/7, इसको घर नहीं कहते, वैसे मकान है। तो घर कितनी तरह के होते हैं? एक तो जो परिवार है वो घर है, फिर एक समुदाय है उसका, उसमें भी एक घर बनता है, फिर उम्मीद में भी घर होता है, विचारों में भी घर होता है, आश्वासन में घर होता है। हमारे यहाँ दिया जाता है आश्वासन। सारे दुनिया की जो अथॉरिटेरियन समाज है उसमें आवासों का आयोजन, आश्वासन होता है, चाहे वो रूस हो, चाहे जर्मनी हो या भारत हो, कि हम साहब सबको घर बना देंगे। मकान बना सकते हैं आप, घर नहीं बना सकते। आधुनिकता में आप मकान को घर कह के भ्रमित कर रहे हैं उस टूटे हुए आदमी का, उसका अपमान कर रहे हैं। और ये आश्वासनों का जो आधुनिकता में दौर चला, ऐसे दो लेखक हुए केवल भारत में जो बिना आश्वासन के जिए। अब एक थे उर्दू में मंटो, और एक दूसरे हिंदी में श्रीकांत जी। आपको पूरे देश में इनके दो के अलावा कोई लेखक नहीं मिलेगा जिसकी कविता में उम्मीद शून्य है, क्योंकि आधुनिक समाज में उम्मीद शून्य है। वो आपको ये बता रही है ये कविता और ये रचना कि आधुनिकता से उम्मीद करना निपट मूर्खता है, क्योंकि आधुनिकता के भीतर कोई उम्मीद नहीं है, केवल टूट है।
जिसको आज अद्भुत रूप से जिसका प्रतिनिधित्व अमेरिका का परम मूर्ख राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है। वो आधुनिकता की सबसे ऊंची उपलब्धि है कि जहां हमको सिर्फ दूसरों का इस्तेमाल करना है, उनके घर टूटे, वो भूखे मर जाएं, उनके देश में बॉम्बिंग हो जाए हमारी बला से। क्योंकि अब एक अकेला व्यक्ति केवल अपने को स्वार्थ में परिभाषित करता है, और अमेरिका जो सबसे आधुनिक देश है वो ऐसे अकेले व्यक्तियों का एक तरह का कांग्रेस है, कॉन्फेडरेशन है, जहां सारे अलग अलग एकांत हो गए लोग एक साथ रहते हैं। और उम्मीद, जैसे हमारे यहाँ लंबे समय तक उम्मीद थी कि साहब एक कम्युनिस्ट समाज बना देंगे, उसमें सारे लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से सब होगा और सारा बढ़िया इक्वलिटी आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी जिस सुबह का की खातिर हमने अपने ये किए हैं वो किए, वो झूठ था। वो जहाँ जहाँ भी सुबह आई थी, सुबह से ज़्यादा रात हो गई। फिर दूसरी थी कि हम राष्ट्र को इतना ऊपर ले जाएंगे, राष्ट्र के प्रति ही हमारी सारी संबद्धता होगी, उसमें हम ये कर लेंगे। हिटलर साहब करते थे, वो जर्मनी खत्म हो गई। हमने तो गांधी जी तक को, जो कि उम्मीद से अधिक ये कह रहे थे भाई अपने चारों तरफ देखो, कुछ हो सकता है तो कर लो, हमने उनको भी खत्म कर दिया। ये आधुनिकता की आंधी कुछ भी साबुत नहीं छोड़ती। और इस टूटन को श्रीकांत वर्मा ने अपने जीवन में जिया। उन्होंने इस पर पूरा एक्सपेरिमेंट, कि जैसे बता रहे हूं कि आधुनिकता होती क्या है, इसको अपने ऊपर सहा है अपनी कविताओं में। जैसे वो आंधी के सामने शब्दों को रख देते हैं और फिर शब्दों को आंधी जो तोड़फोड़ कर देती है उसके साथ वो प्रस्तुत कर देते हैं। इसीलिए एक ऐसा व्यक्ति जिसका कोई घर नहीं, ना कहीं मकान के भीतर का घर, ना किसी आश्वासन या आइडियोलॉजी विचारधारा के भीतर का घर, कोई भी, या फिर आवास योजनाओं के जो आश्वासन है उसका घर, कोई घर के बगैर इस कवि में, ये अनोखा कवि है इस अर्थ में, हमेशा घर जाने की इच्छा रखे हुए ये कवि मर गया। क्योंकि हम सब भी ठीक श्रीकांत जी की तरह घर लौटने की इच्छा रखते हुए निश्शेष हो जाएंगे, क्योंकि इस आधुनिकता में वापसी नहीं होती है। हम पूरे वक्त लौटने का सोचते रहेंगे, और अंतिम घर क्या होता है आदमी? अंतिम घर होता है उसका स्वभाव, वो जो वो केवल स्वयं है और कोई नहीं। इसके और उसके मानस और उसके स्वभाव के बीच का जो रास्ता है, इसमें इतना सारा आ गया है कि बेचारा वो पार करते 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 बीच में कब चला जाए और उसके पास रास्ते नहीं बचे। एक जमाने में लोग, जो जानकार लोग थे या जो सयाने थे, उनके पास बैठने का उद्यम करते थे। अब उसकी जरूरत नहीं है, आपके पास गूगल है, और गूगल को तो भगवान बनाता है। तो हम अब दिशाहीन, ये आधुनिकता पूरी तरह दिशाहीन, पूरी तरह आश्वासनहीन, बेघर आधुनिकता के रूप में खुल गई है। और यही उसका चलन था। ये कोई बहुत नई बात नहीं है। ये ऐसा कुछ नहीं हो रहा है आधुनिकता में जो आधुनिकता को जानने वाले दार्शनिकों ने पहले से नहीं देख लिया था। आपके खुद के देश का जो सबसे बड़ा विचारक 20वीं शताब्दी में हुआ है, महात्मा गांधी, उसने देख लिया था। हम उसको मारने में लगे। अरे साहब, गांधी जी ने क्या किया? पार्टीशन करा। वो ब्लडी फूल। गांधी जी आपके पिछले 800 साल का सबसे बड़ा पॉलिटिकल थिंकर है, लेकिन हमको उसको पढ़ना नहीं है। क्यों? क्योंकि वो पढ़े जाने का पूरा परिवेश खत्म। आधुनिकता जो मनुष्य के साथ उसको आधुनिकता के भीतर से कोई हल नहीं निकलेगा। ये श्रीकांत जी ने बड़े स्पष्ट रूप में हम सबके सामने अपनी इन कविताओं और कहानियों में रखा। अंतिम बात उन्होंने यही कहा, उनकी कहानियों में आता है
कि अब जो घर बनेंगे वो केवल अंतरिम घर होंगे, स्थायी घर नहीं। दूसरे शब्दों में, अगर आपने मकान खरीद भी लिया है तो आप अपने खरीदे हुए मकान में किराए पर ही रह रहे हैं। बताता हूं कैसे। जो सानिध्य है वो स्थायी नहीं होगा। इतना तनाव है चारों ओर कि आपका घर में रहते हुए भी आप बार बार घर के बाहर हो जाएंगे। आप बार बार एक माजिद मजीदी की एक फिल्म है, अगर आपने नहीं, फिल्म बहुत अच्छी नहीं है, माजिद मजीदी की खुद की बहुत अच्छी फिल्म है उससे ज़्यादा, उसका नाम है बादलों के परे, बियॉन्ड द क्लाउड्स। तो भारत में बनाई थी उन्होंने, ईरान के बहुत बड़े फिल्मकार हैं, और अगर हमें इससे खुशी मिलती हो तो ले लीजिए कि उनको वहाँ बंदिश हो गई थी ईरान में, जैसे हमारे यहाँ बहुतों को होती है। तो उस घर में, उस फिल्म में छोटे छोटे से अंतरिम घर बनने की कहानी है कि वो एक लड़का लड़की है, भाई बहन रहते जो बम्बई में, और भाई जो है वो ड्रग्स की स्मगलिंग वगैरह कुछ, यहाँ वहाँ स्मगलिंग तो नहीं कहना चाहिए, यहाँ ऐसा हेरा फेरी सी करता है, थोड़ा सा पैसा कमाता है। और जो लड़की बहन है उसकी, वो एक धोबी की असिस्टेंट है। तो ये ऐसा गरीब परिदृश्य है, और ये बड़ा सामान्य है बम्बई में, बड़े शहरों में ये लोग बमुश्किल रहते हैं। इस दौरान लड़की के हाथ से उस धोबी की हत्या हो जाती है। हत्या क्या हो जाती है, वो बहुत चोटिल हो जाती है, फिर वो मर भी जाती है। ये जेल चली जाती है लड़की जेल में इसको एक इसकी कैदी साथी होती है, उसका एक छोटा सा बच्चा जेल में ही पैदा होता है। तो ये 3 लोग मिलकर एक घर बना रहे, और एक चूहा भी उसमें जेल में आ जाता है। जेल तो चूहों से भरे पड़े, तो वो 4 लोगों का घर है। फिर वो जो माँ है उस बच्चे की उम्र जाती है, तो 3 लोग भी थोड़ी सी देर के लिए, जितनी देर जेल में है, वो घर जैसे। वो भाई जो छूट गया है बाहर, उसके जो खोली है उसके नीचे तमिल परिवार बारिश में भीग रहा है। वो तमिल परिवार को अपने घर में बुलाता है, थोड़ी से दिनों के लिए वहां उसका घर बन जाता है, और ये टूटते रहते। आधुनिकता इन टूटते घरों के बीच का इतिहास लिखती है। आधुनिकता इन टूटते हुए घरों की दास्तान है, और श्रीकांत वर्मा उन लेखकों में है जिन्होंने इन टूटते घरों को किन्हीं आश्वासन के आलोक में चकाचौंध करके आपको छुपाने की कोशिश है। उन्होंने आधुनिकता के घाव को, जिसमें कीड़े बिलबिला रहे हैं, आपके सामने रखा है। और ये इस बहुत ही बड़े लेखक की बहुत ही बड़ी सफलता है कि ये आपको राजनीतिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक झूठों में लपेटने की जगह सच से आपका साक्षात कराती है। धन्यवाद। आप नाटक देखिए।